जरूरत नहीं रह जाती, यानी दोनों के लिए फायदे का सौदा। ज्यादातर बिल्डर्स का यही मानना है कि प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए सरकारी बैंक भी उसमें शामिल रहें। सरकारी बैंक से जुड़ने का मतलब है बायर्स को सभी टेंशनों से मुक्त रखना, खासकर बायर्स की गाड़ी कमाई की सुरक्षा। वैसे तो कोई बड़ा बिल्डर बायर्स को धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन सरकारी बैंकों द्वारा उनके प्रोजेक्ट में लोन दिए जाने से बायर्स में ये मैसेज चला जाता है कि अब वो प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। बैंक अधिकारियों के मुताबिक सरकारी बैंक न केवल डेवलपर के प्रोजेक्ट बल्कि उसकी इमेज और काम करने के तरीके की बारीकी से छानबीन करने के बाद ही बायर्स को लोन देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे में बायर्स को ठगे जाने की सारी गुंजाइशें अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसीलिए ये माना जा सकता है कि यदि डेवलपर्स के किसी भी प्रोजेक्ट में सरकारी बैंकों से लोन मिल रहा है तो वो प्रोजेक्ट पूरा होगा और उसमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। वैसे भी माना जाता है कि सरकारी बैंक से प्रोजेक्ट में लोन मिलना इतना आसान भी नहीं है। बैंक भी अपने लेवल पर प्रोजेक्ट से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच पड़ताल करता है और उसका सत्यापन प्राधिकरण से कराया जाता है। इसीलिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपको ये सलाह देता है कि अगर किसी डेवलपर के प्रोजेक्ट में सरकारी बैंक से लोन मिल रहा है तो बायर्स पूरे विश्वास के साथ उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सौरभ सहानी, समाचार प्लस। और इस मुद्दे पे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद है खास मेहमान एचएल पासी जी। पासी जी, सबसे पहले तो आपसे तकनीकी बातें करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, एक तरफ सरकारी बैंक, एक तरफ प्राइवेट बैंक। अगर कोई भी डेवलपर्स के साथ जब साझा तौर पर एक रणनीति बनती है और सरकारी बैंक से लोन मिलेगा या प्राइवेट बैंक से लोन मिलेगा, आसान राहें कहां होती हैं और बायर्स के लिए क्या क्या फायदे हैं, आप समझना चाहेंगे तकनीकी रूप से। देखिए, टेक्निकली अगर सरकारी बैंक किसी भी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी डेवलपर के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। उसका रीजन है कि सरकारी बैंक तभी जुड़ता है किसी डेवलपर के साथ या किसी प्रोजेक्ट के साथ जब वो अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस अपनी पूरी कर लेता है। प्रॉपर्टी की ओनरशिप, प्रॉपर्टी की किस्तें पूरी जा रही हैं, अगर वो प्लॉट डेवलपर ने इंस्टॉलमेंट पे लिया है किसी एजेंसी से, किसी भी डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन से, एजेंसी से लिया उन्होंने, तो उसकी ड्यू डिलिजेंस वो पूरी करते हैं कि प्लॉट की ओनरशिप उनके नाम है कि नहीं है। फिर जो किस्तें उनकी जानी होती हैं, जो पेमेंट टर्म्स है उसकी प्लॉट की, वो टाइम पे पेमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और उसके अलावा क्रेडिबिलिटी, उस जो डेवलपर है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट में, प्रीवियस रिकॉर्ड उसका क्या है, उसने पहले प्रोजेक्ट डेवलप किए या नहीं किए और डिलीवर किए नहीं किए कस्टमर को। तो प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक की जो स्क्रूटिनी है वो बड़ी स्ट्रिंजेंट होती है, जिससे कि डेवलपर को भी फायदा है कि उसका प्रोजेक्ट रुकता नहीं है और कस्टमर को बहुत फायदा है कि उसका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। उसको फिर ज्यादा सोचने की, विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती जब बैंक, एक गवर्नमेंट बैंक किसी प्रॉपर्टी को अप्रूव कर देता है। जी पासी जी, आपने कई तकनीकी बातों के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन ये बात भी समझने वाली बात है कि आखिरकार ऐसा क्यों समझा जाता है कि अगर किसी बिल्डर के साथ साझेदारी किसी प्राइवेट बैंक की है तो वहां पर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर नाम जुड़ गया सरकारी बैंक के साथ तो एक बायर्स के लिए बड़ी खुशी की बात होती है। चलिए कि अब मैं इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, मेरी जो पैसा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा। कुछ तो खास वजह होंगी इसके पीछे। उसकी खास वजह यह है कि देखिए, जैसे बेसिक चीज ये है, जो गवर्नमेंट बैंक है दे आर नॉट इन ए हरी। उनको ऐसी जल्दी नहीं होती कि फटाफट लोन प्रोजेक्ट पास करना है और लोन डिस्बर्स करना है, हमारे इतने टारगेट तो सबके रहते ही हैं। मगर जो प्राइवेट बैंक्स हैं, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, बट कुछ लोगों पर ऐसा देखा जाता है कि अपने टारगेट पूरे करने के लिए या अपना वो जो उनका सालाना उसका टारगेट रहता है, उसके लोन डिस्पर्स करने के लिए कई बार जल्दबाजी में कई प्रोजेक्ट अप्रूव कर देते हैं। या हमें ऐसा भी देखा गया है कि वहां पर उनका बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका थोड़ा ज्यादा रहता है, नंबर एक। दूसरा, प्रोसेसिंग फीस प्राइवेट बैंक की थोड़ी फर्क रहती है गवर्नमेंट बैंक से। तीसरा, प्राइवेट बैंक में जो एम्प्लॉइज हैं और बैंकर हैं वो बड़े एम्बिशियस हैं। जी 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 जी। और उनके एम्बिशन की वजह से और उनके अपने पर्सनल गोल्स की वजह से कई बार होता है, कई बार, मैं ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता, पर ऐसे भी चांस कोई हो सकता है कि जहां कोई चीजें ओवरलुक हो जाए और प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाए जो एक्चुअली नहीं मिलनी चाहिए और जिसमें
जो इन्वेस्टर है कल को उसको थोड़ा बहुत कोई रिस्क फैक्टर कहीं कभी हो सकता है। गवर्नमेंट बैंक में ऐसा कभी होने के चांसेस बहुत बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नहीं होगा। पासी जी, यानी कहना गलत नहीं होगा, फ्रेंडशिप डे भी है। अगर सरकारी बैंक और डेवलपर्स की फ्रेंडशिप मजबूत है तो उस फ्रेंडशिप का फायदा सीधे सीधे बायर्स को ही होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट बैंक और डेवलपर दोनों मिलकर काम करते हैं और गवर्नमेंट, थोड़ा एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट बैंक थोड़े कई बार कंजर्वेटिव एटीट्यूड से चलते हैं, जरा अप्रूवल देने में बहुत ज्यादा देर लगाते हैं। मुझे लगता है कि दोनों तरफ काम करने की जरूरत है, वो थोड़ा सा अपने आप को, अपना मैकेनिज्म थोड़ा फास्ट करें, बट साथ साथ ड्यू डिलिजेंस के जो उनके प्रोसीजर हैं उनको ओवरलुक नहीं करना होना चाहिए, और कस्टमर का इंटरेस्ट प्राइम है वो माइंड में रख के, और गवर्नमेंट के बैंक और डेवलपर अगर इकट्ठा मिलकर काम करते हैं तो कस्टमर के लिए बहुत फायदा है, मार्केट के लिए बहुत फायदा है इस चीज का। जी पासी जी, आपसे एक बात समझना चाहेंगे कि नोएडा का अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कई फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, वहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब पूरी तरह से बना नहीं है, वहां पर बैंकों का लोन भी दिया जाता है, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति भी कई बार बनी रहती है। तो क्या क्या फैक्टर्स जो है बायर्स को देखने चाहिए? देखिए, दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं। एक तो जैसे आप कह रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं और लोग वो डेवलप कर रहे हैं और दूसरे लोग बायर खरीद रहे हैं और उसमें लोन भी हो जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिल्डर का, वो जो आदमी काम कर रहा है वो कैसा आदमी है, उसका फ्यूचर, उसका पास्ट में उसने डिलीवरी करी है नहीं करी, उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं, कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी दी है नहीं दी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। दूसरा, उसके फाइनेंशियल क्रीडेंशियल चेक करने बड़े जरूरी हैं कि उसके पास कैपेबिलिटी है इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर करने की, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा ये है कि जो प्लॉट जिसपे वो डेवलपमेंट कर रहा है, जो एरिया है, जो प्लॉट है, उसकी ओनरशिप वो देखनी बहुत जरूरी है, उसकी म्यूटेशन उसके नाम है। फिर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहां पर वो फॉल करती प्रॉपर्टी जिस एरिया में, उनके जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनसे वेरिफिकेशन करना, उनसे पता करना बहुत जरूरी है कि वाकई वो एक्चुअल ओनर है उस जगह का कि नहीं है, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद ही मेरा ख्याल के निवेश करना चाहिए किसी को, इन्वेस्टर को। लेकिन पासी जी, अगर नोएडा की बात कर रहे हैं, जैसे कि वहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है लेकिन सरकारी बैंक लोन भी दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर भी कोई रिस्क फैक्टर्स हैं या नहीं? देखिए, नोएडा में अगर वो भूमि, अगर वो जो लैंड है उनको नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिली हुई है और वो टाइमली उसकी पेमेंट कर रहे हैं और उसका जो ओनरशिप उनके नाम है और डेवलपर का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, तो मेरे ख्याल लगता कोई रिस्क होना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एज फार एज माई नॉलेज गोज, मेरा एक्सपीरियंस है। जी पासी जी, अगर एक बायर डेवलपर के पास जा रहा है तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पूछ सकता है, समझ सकता है, जिससे उसकी जो कंफ्यूजन स्टेट है बैंक से रिलेटेड वो पूरी तरह से दूर हो जाए और वो पूरी तरह से अपनी जो कमाई है इन्वेस्ट करने जा रहा है उससे वो सुरक्षित समझे? देखिए, जो भी प्रोस्पेक्ट कस्टमर है जो जा रहा है डेवलपर के पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, चाहे वो लोन लेके खरीदे, चाहे वो अपने पैसे जोड़े हुए अपनी पूंजी से, जमा की हुई पूंजी से खरीदे, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है दोनों, क्योंकि पैसा तो इसका ही, बायर का ही लग रहा है। उसको सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि प्रोजेक्ट की अप्रूवल सारी हैं कि नहीं है। नंबर एक, पहले ओनरशिप ऑफ द लैंड। दूसरा, उसको जो लैंड है उसका लैंड यूज, तो ये रेजिडेंशियल एरिया में लैंड फॉल करती है, अगर वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ले रहा है तो वाकई जोनिंग के हिसाब से गवर्नमेंट की या नोएडा अथॉरिटी की या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो मास्टर प्लान है उसके अंदर वो आर जोन में फॉल करती, जगह नहीं फॉल करती, उसका प्रूफ लेना जरूरी है। तीसरा, एफआईआर उसको कितना मिला हुआ है, कितना एरिया, बिल्टअप एरिया उसको अलाउड है बनाना, और जो उसके नक्शे हैं वो उन्होंने अप्रूव करवा रखे हैं कि नहीं करवा रखे। अगर करवाएं तो उनकी एक सर्टिफाइड कॉपी उनको लेनी जरूरी है, और उसके बाद उसका क्या प्लान है उसको प्रोजेक्ट के पूरे करने का, फंड कहां से आएंगे। बिल्कुल पासी जी, उम्मीद करते हैं कि बायर्स को काफी बातें समझ में आएंगी और उनकी जो राहें हैं घर खरीदने की वो और भी आसान हो गई होंगी। फिलहाल एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को,
फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। कलम के सिपाही, सच्चाई के रक्षक, जनहित के रखवाले, मीडिया के धुरंधर, मुद्दों के जानकार, शोषण के विरोधी, पत्रकारिता के दिग्गजों की ओर से द मिड डे एक्टिविस्ट जल्द आ रहा है। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ 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 माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। घर खरीदना चाहते हैं या फिर गाड़ी खरीदना चाहते हैं,
लोन लेना सबसे आसान जरिया है जिससे आपकी जेब पर ना पड़े कोई भार। लेकिन लोन लेना क्या इतना आसान है? यकीन मानिए बिल्कुल भी नहीं। लोन लेने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बशर्ते आपने लोन लेने के लिए 1 साल पहले से ही होमवर्क करना शुरू कर दिया हो। एक जमाना था जब लोन लेकर कुछ भी खरीदना खराब माना जाता था। पहले लोग पैसा जमा करते थे और अपनी जरूरत का सामान खरीदते थे, लेकिन बदले हुए वक्त के साथ सोच बदली। लोग